नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इनमें से तद्भव शब्द हो जाएगा कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर कपूर के तत्सम की बात करें तो कपूर का तत्सम हो जाएगा कर्पूर। और पक्ष का तद्भव अगर देखें तो पक्ष का तद्भव होगा पंख और मयूर का तद्भव हो जाएगा मोर। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, सब कुछ जानने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या फिर अज्ञ। तो सब कुछ जानने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अज्ञ का अर्थ आपसे पूछे तो अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। और बहुज्ञ अगर पूछे तो अनेक विषयों का ज्ञाता होना वो बहुज्ञ कहलाएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन, उड़ान, अर्ध या फिर ध्रुव। तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? भग्नदूत, इत्यालम, हरिघास पर क्षण भर या कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि दिया गया था इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना जो कि एक क्रियात्मक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रियात्मक संज्ञा क्या होती है? तो जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वहां पर क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यहाँ टहलना क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए टहलना जो कि क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगी। अगला, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ, वह, जो या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है जो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या हिंदी। हिंदी, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही रूप हो जाएगा, सबसे पहले पाली भाषा है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और उसके बाद हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। ठीक है। अगला, इनमें से संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, संस्कृत, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक। तो इनमें से संस्कृत का विशेषण शब्द हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रासाद या फिर घर। तो पूछा गया कि विदेशी शब्द कौन सा है, तो महल जो कि विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये अरबी शब्द है, अगर पूछे कौन सा शब्द है तो ये अरबी शब्द है। इसका महल का अर्थ होता है घर या भवन। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, या प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इत प्लस आदि बराबर इत्यादि। ठीक है। तो यहाँ पर गुण संधि प्रयोग की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं,
या चंद्रगुप्त के अनेकों नाम हैं। तो इनमें से सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि चंद्रगुप्त के अनेकों नाम हैं। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई, सीमा खुद चली गई, सीमा आपके आप चली गई, या सीमा अपने आप चली गई। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सीमा अपने आप चली गई। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। असूर्य स्पर्शी, असूर्य पश्या, या असूर्य दर्शना, या असूर्य दृष्टा। तो जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, अमृतलाल नागर को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमृत और विष, सुहाग के नूपुर, बिखरे तिनके, या अग्निगर्भा। तो अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि अमृत और विष के लिए मिला है, जो कि 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं? तो परिपूर्ण में पूछा गया है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिपूर्ण में परि उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? श्रृंगार, सिकड़ी, शोभन, या फिर सिंघाड़ा। तो श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंदर आना मना है यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या विधानवाचक वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? तो अंदर आना मना है जो कि एक निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि मना किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जो मात्रिक समछंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? चौपाई, दोहा, सोठा, या फिर रोला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसे चौपाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई अगर पूछे कैसा छंद होता है तो ये सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? इसमें आपको आजीवन का समास बताना है। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या फिर द्विगुण समास होगा। तो आजीवन में यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अगला, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, या फिर निश्चयवाचक। तो यहाँ पर कोई आ रहा है यानी कि पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि कोई या कुछ होता तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, आशा, या फिर क्षमा। तो इनमें से कष्ट जो कि पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। से सभी सेना, क्षमा और आशा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तक, या फिर पौधा। तो इनमें से बहुवचन शब्द जो कि प्राण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कुछ और शब्द हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो प्राण हो गया, एक हो गया आपका दर्शन। ठीक है, ये भी बहुवचन ही है। आंसू बहुवचन होते हैं, लोग बहुवचन होते हैं। ठीक है, ओष्ठ बहुवचन होते हैं, दाम बहुवचन होते हैं, और अक्षत जो कि ये सभी बहुवचन शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला,
लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, इसके लिए 1997 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय? तो करुण रस का स्थायी भाव जो कि शोक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों को मिलाकर शब्द तथा शब्दों से वाक्यों की रचना की जाती है। ये ध्यान रखेंगे, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या फिर तत्काल? तो उसी समय, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्कालीन। ठीक है। उसी समय को व्यक्त करने वाले एक शब्द इन ऑप्शन में से तत्कालीन होगा। अगला, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत या फिर नाम धातु क्रिया? तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को जो कि कृदंत क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कृत प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहा जाता है। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है या फिर विभत्स रस है? तो इन पंक्तियों में रौद्र रस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और रौद्र रस का स्थायी भाव कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो स्थायी भाव इसका हो जाएगा क्रोध। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जोड़ी सही नहीं है? तो जो बहुत बोलता हो वाचाल सही है, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ ये भी सही है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय ये भी सही है, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुकरणीय। ठीक है, ना कि विश्वसनीय हो जाएगा। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विराम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाना, इसका क्या अर्थ होगा? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही आशा रखना या बहुत ही विश्वास रखना? तो लोहे के चने चबाना इसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई झेलना। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना या फिर गुण? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना होना। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया जाता है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो तरन तनुजा टट तमाल तरुवर बहुत छाए, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर उपमा अलंकार की बात करें जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण जैसे होता है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि सागर की तुलना जो
हृदय की तुलना की गई है वो सागर से की गई है इसमें, ठीक है। और मन की तुलना जो कि पर्वत से की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब नीचे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है, वह एक ऐसा माध्य है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्लाप रूप में उसकी उन्मुक्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्लाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है और वह सौंदर्य कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। भाव वैशिष्ट से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भावगत सौंदर्य होता है और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जैसा सौंदर्य का निर्माण करता है, वह कलागत सौंदर्य कहलाता है। तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का निवासी होता है। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है, उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सके। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कहता भी है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। तो इससे संबंधित अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, कवि की रचना एक प्रकार का प्लाप ही क्यों होती है, इसका क्या कारण है? तो कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। यह कवि विक्षिप्त प्राणी होता है और कविता उसकी तार्किक अतार्किक बिंबों का चित्रण होता है। यह कविता में तथ्यों को नहीं भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, कविता में तर्क आधारित चिंतन के स्थान पर कल्पना को वरीयता मिलती है। तो कवि की रचना एक प्रकार का प्लाप ही होती है क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि कवि सौंदर्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। प्लाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। कवि स्वयं सौंदर्य का मर्मज्ञ होता है। यह कवि सौंदर्य अनुभूति की साहित्यिक अभिव्यक्ति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्लाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह हृदय का मर्म समझ सकता है। साधारण जन ऐसा नहीं करते। रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता करते हैं। यह मनोभाव को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी डी भी गलत है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो कराई गई आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। दोस्तों, ऐसे ही यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके की स्पेशल वीडियो चलाई जा रही हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या अलग अलग वीडियो पड़ी है उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।